तुलसीदास जयंती पर विशेष कार्यक्रम के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली बार जो बात की थी तुलसीदास जी के बारे में, उनको एक आधुनिक संदर्भ में देखने की कोशिश की थी कि वो किस तरह से कमर्शियल कैपिटलिज्म के दौर की उपज थे जो इंडिया में आ रहा था, और उनकी रामचरितमानस उस दौर की प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करती थी। और उस दौर में मुगल बादशाह अकबर भी कमर्शियल कैपिटलिज्म की प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते थे और दोनों के विचारों में किस तरह से मिलन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। विधि का विधान देखिए। गंगा नदी के ही प्रवाह के बीच संत तुलसीदास जी और अकबर की भेंट और वार्ता हुई, जिसका साक्ष्य जयपुर म्यूजियम में एक पेंटिंग यानी तस्वीर के रूप में अभी भी मौजूद है। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना, जो खुद भी भक्ति काल के बहुत बड़े कवि थे, ने तुलसीदास जी और अकबर की मुलाकात करवाई। इस मुलाकात के बारे में जो जयपुर म्यूजियम में लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। काशी के लखा मेले में हुई संत तुलसीदास और सम्राट अकबर की भेंट। धर्मनगरी काशी में नागनथैया की झांकी कभी अकबर बादशाह ने भी ली थी। बादशाह की शिरकत का मंतव्य था इस महोत्सव में हाजिरी बजाना और श्री रामचरितमानस के कालजयी रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सानिध्य पाना। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह है जयपुर संग्रहालय में उपलब्ध वो नायाब तस्वीर, जिसमें काशी के तुलसी घाट पर गंगा में तैरती दो अलग अलग नौकाओं पर बैठे वार्तालाप करते गोस्वामी जी और बादशाह अकबर को दिखाया गया है। चित्र के अंकन के अनुसार यह ऐतिहासिक घटना आज से लगभग 400 साल पहले यानी 1590 की है, जब बादशाह चुनारगढ़ के बंदोबस्त के लिए यहां आए और गोस्वामी जी से मिलने की आकुलता के चलते तुलसी घाट तक खींचे चले आए। इस दुर्लभ चित्र में हाथी, घोड़ों और शाही फौज की रजगज ही बताने को काफी है कि यह अवसर किसी मेले का है, और इसका वैभव यह साबित करता है कि यह नागनथैया मेला ही है। चित्रकार ने अपनी रचना का फोकस उस वार्तालाप पर केंद्रित रखा है जिसमें बादशाह अकबर और गोस्वामी जी एक दूसरे से मुखातिब हैं। दस्तावेजों के अनुसार बादशाह ने गोस्वामी जी को दरबार में आमंत्रित किया था। गोस्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से राजकीय प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस सावगोई का बादशाह पर इतना असर हुआ कि वो गोस्वामी जी जैसे लोकनायक से मिलने को आतुर हो उठे। बादशाह को जब पूर्वांचल आने का मौका मिला तो गोस्वामी जी से मिले बिना न रह सके। चित्रकार ने तूलिका से इस मुलाकात के भावों को उकेरा है। चित्र ये भी बताता है कि उस दिन तुलसी घाट उत्सवी रंग में सरोवर था। चित्र का गहन अध्ययन करने के बाद विख्यात पांडुलिपि विशेषज्ञ डॉक्टर उदय शंकर दुबे बताते हैं कि इस मुलाकात के बाद बादशाह अकबर गोस्वामी तुलसीदास तथा उनकी अमर अजर रचना से इतना प्रभावित हुए कि राजधानी पहुंचकर सबसे पहले रामचरितमानस की सुरक्षा और उसके फारसी अनुवाद का काम रहीमदास खाने खाना को सौंपा। इसी ग्रंथ की छाया प्रतियां आज तुलसी संग्रहालय में उपलब्ध है। मैंने बादशाह अकबर ने बाकायदा रामचरितमानस का फारसी अनुवाद करवाया और उसकी प्रतियां जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित हैं, और वो जो तस्वीर है तुलसीदास जी की अकबर से मिलने की, वो भी जयपुर संग्रहालय में है। इससे साबित होता है कि गंगा जमुनी तहजीब का आधार रामचरितमानस और आदर्श रामराज था। अब आप सोचिए कितनी ये अलग सी बात है। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को ऐसा मान लेते हैं कि कुछ हिंदू मुस्लिम मिक्सचर से वो पैदा हुआ है। नहीं, गंगा जमुनी तहजीब का आधार रामचरितमानस और आदर्श रामराज था, और उसको जिस तरह से मुगल बादशाह ने इंटरप्रेट किया, एक तरह से संत तुलसीदास ने जो धारा शुरू की वही उत्तर भारत की गंगा जमुनी तहजीब में परिवर्तित हुई। 18वीं सदी में भारत का ये वाणिज्यिक पूंजीवाद आगे बढ़कर औद्योगिक पूंजीवाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में परिवर्तित हो जाता। लेकिन औरंगजेब के बाद
मुगलों के पतन और किसी ठोस विकल्प के न उभरने से अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका मिल गया और अंग्रेजों ने भारत के बजाय यूरोप में औद्योगिक पूंजीवाद यानी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म फले फूले, इसके लिए भारत में पनप रही औद्योगिक क्रांति की भ्रूण हत्या कर दी। आप तो जानते ही हैं किस तरह से हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और अंग्रेजों ने कैसे अपने यहाँ हो इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भ्रूण हत्या कर दी। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में बाद में बात होगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो रामचरितमानस में रामराज का आदर्श है कि सब लोग सुखी हैं, सब जनता सुखी है, चारों तरफ शांति है और किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है। बादशाह अकबर का एक कॉन्सेप्ट था सुलह कुल। तो जो सुलह कुल का कॉन्सेप्ट था वो आप देखिएगा तो रामचरितमानस में मौजूद है और रामचरितमानस में जो मौजूद है वो सुलह कुल के रूप में आपके सामने एक पूरे राजनीतिक विचारधारा के रूप में सामने आता है। उसी समय अकबर एक इस तरीके के राज्य का उद्घाटन करते हैं जिसमें हर धर्म, हर तरह के लोगों की भागीदारी हो। तो अब आप ये फर्क देख सकते हैं और ये नया इंटरप्रिटेशन है। पहली बार ये खुलासा एक तरह से हो रहा है कि रामराज और सुलह कुल में क्या समानता आई थी। और मैं आपको बता दूं, इसके चलते बादशाह अकबर को भी कई जगह लोग भगवान राम मानते थे राजस्थान के गांव में। और ऐसे कई गीत हैं, कई देवी गीत हैं जो हम लोग यहाँ गाए जाते थे, हमारी पुरानी पीढ़ियां गाती थी, जिसमें अकबर देवी जी के मंदिर आए और वहां पर आके उन्होंने अपना शीश नवाया और वो एक तरह के भक्त भी थे, अवतार भी थे। इस तरह की बातें भी उन लोकगीतों में थी। मुगल काल का हिंदू मुस्लिम और विभिन्न जातियों का गठबंधन आखिरी बार 1857 की जंग आजादी में दिखा, जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने धर्म और दीन बचाने की कस्में खाईं और एक दूसरे के लिए एक आधुनिक हिंदुस्तानी साम्राज्य जिसमें रामराज और सुलह कुल दोनों का सपना देखते देखते शहीद हो गए। यह आकस्मिक नहीं है कि 1857 की विद्रोहियों ने अंग्रेजों को भगाने के बाद भारत में कृषि औद्योगिक क्रांति कैसे हो इस बात पर बकायदा घोषणा पत्र जारी किया। तो आप पूरा रिश्ता देख सकते हैं कि कमर्शियल कैपिटलिज्म में कैसे उस दौर में तुलसीदास और अकबर का जन्म हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे तो अंग्रेज आ गए, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म नहीं होने दिया। बहुत सारे राजा थे 18वीं सदी में, उनको आपस में लड़ा के, और उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ जिसमें फिर से कोशिश हुई कि वही तुलसीदास और अकबर का जो गठबंधन था रामराज और सुलह कुल को, उसको नए सिरे से परिभाषित किया जाए और भारत में एक औद्योगिक क्रांति की जाए। कमर्शियल कैपिटलिज्म के बाद का फेज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म लाया जाए। अब आप तो जानते हैं 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, लेकिन पूरी तरह से अंग्रेजों को नहीं भगा पाई। उसके बाद 20वीं सदी में महात्मा गांधी का आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन एक समस्या थी, गांधी का रामराज वो काम नहीं कर पाया जो तुलसीदास के रामराज ने किया। गांधी के रामराज ने जन चेतना तो जगाई पर देश के विभाजन को नहीं रोक सकी और मुसलमानों के साथ मिलकर 20वीं सदी की आधुनिक गंगा जमुनी तहजीब का निर्माण नहीं कर पाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेकुलर विचारधारा पेश की और सोशलिस्ट विकास और औद्योगिक प्रगति के रूप में इसे प्रस्तुत किया, पर 1857 की तर्ज पर नीचे से पैदा होने वाली कृषि क्रांति से औद्योगिक क्रांति हो, इसको देख लीजिए। नीचे से पैदा होने वाली जो 1857 की लाइन थी कि नीचे से पैदा होने वाली कृषि क्रांति से जो औद्योगिक क्रांति हो, ये पहलू नेहरू और उनके बाद सभी विचारक और राजनीतिक कर्मी जैसे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर आदि नहीं कर पाए। सब ने बिना पूंजीवाद का संपूर्ण विकास हुए या तो आमूर्त सोशलिज्म समाजवाद की बात की और या आमूर्त लोकतंत्र को आदर्श मान लिया। देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि नीचे का परिवर्तन हुए बिना, पूंजीवाद का विकास हुए बिना
आप समाजवाद की बात कर रहे हैं और एक लोकतंत्र की बात भी कर रहे हैं, जो संभव ही नहीं है। यही वजह है कि सबकी राजनीति आज फेल है और भारत पर फिर से नए किस्म की विदेशी गुलामी का खतरा मंडरा रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर जांच पड़ताल करें तो यह दिखता है कि नेहरू और दूसरे आधुनिकतावादियों ने सेक्युलरिज्म कुछ इस अंदाज में पेश किया जैसे वह पश्चिमी धाराओं की नकल हो। इसी सेक्युलरिज्म को पंडित नेहरू ने आधुनिक गंगा जमुनी तहजीब का नाम दिया। लेकिन चाहे वो गांधी का रामराज हो या नेहरू का सेक्युलरिज्म, दोनों में संत तुलसीदास और अकबर और उसके पीछे तमाम हिंदू एवं मुस्लिम जातियों का गठबंधन नहीं था। गांधी और नेहरू के असफल या आंशिक सफल रामराज और सेक्युलरिज्म से ही भारत में, यानी जो असफलता रही गांधी और नेहरू की, उसी की वजह से भारत में सांप्रदायिकता जो मुगल हिंदू काल में गायब थी, पनपी। 1857 के बाद उस तरह की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकी। मुल्क तकसीम हो गया, दो टुकड़ों में बंट गया। आज की कोई भी राष्ट्रवादी ताकत, चाहे दक्षिणपंथी, वामपंथी या मध्यमार्गी, को संत तुलसीदास और अकबर के गठबंधन के बारे में जानकारी है ही नहीं। निराला को छोड़कर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी असलियत को समझने का अभाव रहा है। प्रेमचंद और प्रगतिशील धारा के अन्य सारे साहित्य कर्मियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उनको भी इस आयाम की समझ नहीं रही। अब समय आ गया है कि हमें गांधी के रामराज और नेहरू के सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को छोड़ना होगा और उनसे आगे बढ़ना होगा। तुलसी और अकबर तथा उसके पीछे हिंदू और मुस्लिम शहरी और किसान जातियों की गुलबंदी को एक नया 21वीं सदी का आयाम देना होगा। तभी भारत विभाजन की रेखाओं को समाप्त कर एकीकृत महाशक्ति बन सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।